और सीधा आपको लेकर चलते हैं बीजेपी कार्यालय, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। चुनने के बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की यह पहली प्रेस वार्ता है। मैं एक राज्यसभा सदस्य के रूप में, माननीय सांसद के रूप में आज आप सबके बीच उनका हार्दिक अभिनंदन, उनका स्वागत करता हूं। साथ में जैसा कि आप सबको सूचित किया गया है, इस राज्य के वरिष्ठ नेता, राज्य के पहले मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के माननीय नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी आप सबसे बात करेंगे। मैं मंच पर उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आग्रह करता हूं कि आप सबको आज अपनी बात रखें। इसके पूर्व आप सबसे एक विनम्र आग्रह, आप सब जानते हैं कि कोरोना का जो यह काल चल रहा है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग कितना महत्वपूर्ण है। आप सब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मेरा आग्रह है, कृपया आप सब भी इसका ख्याल रखेंगे। इस आग्रह के साथ मैं पुनः माननीय बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करते हुए आप सबके संबोधन के लिए उन्हें माइक धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सबको मैं आवाज जा नहीं रही, आवाज नहीं जा रही, इससे ज्यादा ज्यादा साउंड। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई है कि हम सब लोग, वैसे तो हम सब लोग मिलते रहे, लेकिन इस प्रकार से कार्यालय में आप सब लोग के साथ हमारी तो ये पहली मुलाकात है। तो आप सब लोगों का स्वागत है। इधर उधर ना करके अपने विषय पर ही मैं आता हूँ और कुछ बाद में अध्यक्ष जी बताएंगे। तो आप सब लोगों के ध्यान में है कि भारत सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया कुछ दिन पूर्व, और वो कोल ब्लॉक को लेकर के उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक रूप से इसकी जो खनन हो, उत्खनन हो, उसके लिए आप नीलामी होगी। उसके बाद जबकि उससे सबसे अधिक जो लाभ मिलता है वो झारखंड प्रदेश को ही मिलने वाला है। झारखंड प्रदेश की सरकार ने उसके बाद जिस प्रकार से जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और फिर यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। हम ये बिल्कुल समझ से परे हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट तक क्यों गए। जो मैंने अखबारों में देखा, कोई बहुत बड़े बड़े लॉजिक उन्होंने नहीं कहा। तो उन्होंने जमीन से संबंधित कहा, विस्थापन से संबंधित कहा, पर्यावरण से संबंधित बातें उन्होंने कहा। तो ये लगा कि बिल्कुल क्या बोलते हैं, नौशेखिया जिसको लोग बोलते हैं, ये वैसा ही उन्होंने बात की। और जब मैंने देखा अखबारों में एक सुप्रीम कोर्ट गए, तो मुझे उन दिनों की याद आई जब आप सब लोगों को भी ध्यान में होगा, 2012 को, मार्च 2012 को सीएजी का जो रिपोर्ट आया था कोल ब्लॉक को लेकर के, वो रिपोर्ट क्या था, यदि 2004 से 2009 तक जो पहला फेज में यूपीए गवर्नमेंट थी, उस समय देश की कोल ब्लॉक को किस प्रकार से लूटा गया था, बांटा गया था, वो किसी से छुपा हुआ नहीं था। वो सबके संज्ञान में है। और सीएजी ने उसको स्पष्ट रूप से कहा कि अगर इन सारे खनिजों का नीलाम होता तो देश के यानी सरकार की खजाना में कितना 1,80,000 करोड़ रुपया था। इसका नुकसान हुआ। बाद में सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट हमला किया, जबकि पहले से बैठक
नीलामी करना है इसको, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको किया नहीं। फिर उस समय की हम थोड़ी सी हम जरूर याद आप सब लोगों को दिलाएंगे। उस समय भी भारत सरकार में कोयला मंत्री कौन थे आप सबको पता है, नाम बताने की कोई जरूरत नहीं, आप भूल लेंगे। तो फिर उस समय कोयला मंत्री और उस समय के जो कोल मंत्रालय में एक सचिव हुआ करते थे, कोई संपादित करके, तो आप उसको ध्यान में रहेंगे तो उन्होंने जो टिप्पणी की थी और उस समय कैबिनेट सचिव को उन्होंने पत्र लिखा था, और उस समय कोयला मंत्रालय किस प्रकार से चल रहा था, यानी माफिया कोयला मंत्रालय का संचालन लोग कर रहे थे। यह उल्लेख है, उन्हीं किताबों में भी उल्लेख है, मैं ये कह रहा हूं अपनी ओर से ऐसा कुछ नहीं। और यहां तक तो उस समय कोयला मंत्री ने जब उनके मौखिक आदेश का सचिव पालन नहीं कर रहे थे तो प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखा था उसको हटाने के लिए। सारे उस समय के अखबारों में अगर आप देखें तो सब कुछ मिलेगा, आज भी वो सारे चिट्ठी पड़ा हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। तब मैं कह सकता हूं कि आज अगर इन लोगों को ये तकलीफ है तो ये लोग तो समझता है कि भाई ये तो नैसर्गिक जो प्रॉपर्टी है ये अपनी, हम जैसा चाहे वैसा इसको बांटे लूटे। लेकिन अब तो देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनके रहते तो देश की संपत्ति का कोई लूट नहीं सकता है। उसका लाभ तो इस देश की जनता को मिलेगा, इस राज्य की जनता को मिलेगा। जो वर्षों से उसमें एक प्रकार से लॉकडाउन ही था कि पहले तो सरकारी कंपनी ही कोयला खोद खनन करती थी, बाद में जो आया कि कैप्टिव माइंस दिया जाएगा, कैप्टिव माइंस लोगों ने बांटा, बाद में जो रद्द हुआ आप सबके संज्ञान में। एक्चुअली मैं थोड़ी सी आपको उल्लेख कर देना चाहता हूं ताकि आपको इतना समझ में आ जाए कि उससे आपके दिमाग को खाली कंप्यूटर नहीं होता है, थोड़ा ऑन करते हैं तो फिर अपने आप सब कुछ आने लगता है, तो आपकी समझ में आ जाएगी। तो आज देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, अब तो इसको किसी के आप तो लूटने नहीं देंगे, घोटाला नहीं होने देंगे। और आज जो उनकी सहयोगी पार्टी है यहाँ जिनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो आप 2004 से लेकर के 2014 तक की जो कहानी घोटालों की लंबी फेहरिस्त है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसका मैं बहुत कुछ उसको नहीं कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों के ध्यान में है। अब जिन बातों को उन्होंने अधिक एक तो जैसे विस्थापितों को लेकर के कहा कि विस्थापितों का पुनर्वास करना ही राज्य सरकार का काम है, केंद्र सरकार तो कभी करती भी नहीं है। फिर लोगों को रोजगार देने का काम भी राज्य सरकार का काम है। हम तो चाहेंगे कि जितनी भी खदानें हैं, कारखाना है, तो राज्य सरकार कानून बना रही हो और 85% जॉब वहां के विस्थापित प्रभावित लोगों के नाम से रिजर्वेशन कर दे। हमारी पार्टी साथ देगी विधानसभा में उस बिल को पास कराने में। लेकिन ये सब काम इनको सोचता नहीं है, ये सब काम इनको समझ में नहीं आता है। भाई उसमें तो क्या पुनर्वास करिए, आप अच्छे से पुनर्वास करिए, उनको बढ़िया से बसाइए, कौन उसमें से आपको रोक रहा है। भूमि संबंधित मामले को भी कहा कि भाई भूमि का मामला है तो भूमि से संबंधित भी राज्य सरकार का विषय है। और हम तो चाहते हैं कि जिन लोगों के जमीन पर खदानें खुलती है, जो जमीन से बेदखल हो जाते हैं बेचारा, तो सरकार ये कानून बनावे, नियम बनावे, जमीन के बदले जमीन पे कोई नहीं रोकेगा। हम तो साथ
हमारी पार्टी बिल्कुल साथ देने को तैयार है सरकार को, ये करे। ये अनावश्यक रूप से ये सारी चीजों को ये विलाप कर रही है, तो कोई समझ में नहीं आता है कि क्यों चाहती है, क्या करना चाहती है। तो इसलिए हमें लगा कि ये जो कोई खदान से मामला था और खदान से जुड़ा हुआ जो कि ये समस्या है पूरे राज्य में वर्षों से है, और लोगों ने कहा भी था कि भाई आप भी समस्याओं का समाधान करें, तो यहाँ ये समाधान ना करके सुप्रीम कोर्ट चले गए। क्या करने गए, क्या निकाली गए, हमने तो जितनी बातें कही तो कम से कम राज्य सरकार को एक तो हमने कहा कि जिनकी जमीन जाए तो उनको जमीन के बदले जमीन राज्य सरकार उपलब्ध करे, कोई विरोध नहीं करेगा, हमारी पार्टी सहयोग करेगी सरकार को। हमने कहा कि भाई ये जो नीलामी में से पैसा आएगी उसमें भी हिस्सा उन रैयतों को दे, उन जमीन मालिकों को दे। कितना हिस्सा दे हम अपने ओर से नहीं करते, सरकार के ऊपर हम छोड़ देते हैं, वहां जाते। और जो भी 85%, 15% उस मैनेजमेंट के लिए छोड़ देनी चाहिए, जो कि उनको चलाना होता है, तो 15% तो रहे, लेकिन 85% उन विस्थापितों को, प्रभावित परिवारों के लिए सीटों को रिजर्व करें वहां जॉब के लिए। तो मुझे लगता है बाकी जो समस्या है खदान खोलने में, जो जमीन एक्वायर सरकार करती है, पॉल्यूशन और फॉरेस्ट क्लियरेंस का पहले से जो माना है वो सब तो करना पड़ता है। तो कम से कम इस राज्य की तरक्की और प्रगति में आज आप सबको ध्यान में, और इसमें भी भाई हम दुनिया में कोयला उत्पादन में, यानी कोयला के जो संचित भंडार है, दुनिया का 4था बड़ा देश है भारत, यानी इतनी बड़ी भंडार है। लेकिन आज हम जो बाहर से कोयला इतना हमें आयात करना पड़ता है, दुनिया के हम दूसरा नंबर पर हम आयातित करने में। तो इसलिए देश के जो प्रधानमंत्री ने कि जब ये कॉमर्शियल, जब इसका वाणिज्यिक रूप से ये कोयला का उत्खनन प्रारंभ होगी, तो हमारा जो आयात है, जो बाहर से जो मंगाते हैं उसमें से बहुत कमी आएगी, और विदेशी मुद्रा जो उसमें देते हैं वो बचत होगी। क्योंकि देश को समृद्धशाली और विकसित देश बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। तो हम राज्य सरकार से भी चाहेंगे कि उसमें राज्य सरकार को योगदान करनी चाहिए, उसमें अड़ंगा नहीं डालनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज तो इतना ही बात करके मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बाकी मैं इसमें से अगर आपको कुछ पूछना हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अध्यक्ष को आपका विरोध कर रहा है। नहीं, पहले बात तो मैं कह रहा हूँ कि